नमस्कार। अब हम लोग बीपीएससी के फास्ट ट्रैक रिवीजन में प्राचीन भारत के इतिहास को लेकर के आए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है? तांबा यानी पत्थर, पत्थर यानी ताम्रपाषाण, इसको क्या कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। सिंधु घाटी निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल में। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंटों से बनी इमारतें। सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंटों से बनी इमारतें। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल, ये हम लोगों को भी पता है, गुजरात में है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? टेराकोटा का मतलब मिट्टी होता है, मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है बनावली, हरियाणा से, जो कि वर्तमान में हरियाणा में है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं? कालीबंगन, राजस्थान में। धौलावीरा में जल संरक्षण बेहतर नमूना मिला है। और मोहनजोदड़ो में काशी की बर्तन नर्तकी मिली है, काशी की नर्तकी। और लोथल में गोदीवाड़ा बंदरगाह मिला है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? वीए स्मिथ। क्यों? क्योंकि वीए स्मिथ एक इतिहासकार है। आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. दत्त, ये सारे के सारे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित हैं। बोगज गोई का महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो अभिलेख प्राप्त हुए उसमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगज गोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ के अभिलेख में वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी किनारे हुआ था? परसनी नदी के किनारे, जिसको हम लोग रावी नदी भी बोलते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है सोम सूर्य पे नामक देवता को। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक ने किया था। वैशेषिक। महावीर, भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? भगवान महावीर का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। भगवान महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, इनमें से कोई नहीं, कुंडग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। महावीर जैन की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जामाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जामाली। निम्नलिखित में से कौन पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ क्या है? 14 पूर्व। 12 अंग क्या होता है इसका संकलन? प्रथम जैन संगीति में क्या है? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। महावीर बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। महावीर बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में। और भगवान महावीर का जो हुआ था कहाँ पर? भगवान महावीर का पावापुरी में। और भगवान बुद्ध का जो हुआ था परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का, और त्रिरत्न जो है जैन धर्म का है। त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं? विनय पिटक, अभिपिटक, अभिधम्म, सुत्त पिटक। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे इस पिटक ज्ञान, सच्ची, आस्था, आस्तिक, क्रिया, जिससे किससे संबंधित है? अभी बताए 3 रत्न जो कि जैन धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी बातें बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन। निम्नलिखित में से कौन सी बातें जैन धर्म बौद्ध धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने कौन से वंश की पीढ़ी का है? अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का है, 5वीं पीढ़ी। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकाओं ने। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकाओं ने। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे? उदयन। पाटलिपुत्रा संस्थापक कौन थे? उदयन। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। विश्व में पहला गणतंत्र वैशाली में
किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। मगध का प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगृह। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगृह। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। अजात शत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। सेंड्रोकोटस ने समुद्र मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने। ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था सबसे पहले? जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इंडिका के लेखक कौन? मेगास्थनीज इजी है। मेगास्थनीज दूत था किसका? सेल्यूकस निकेटर का। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? वृत्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? वृत्रथ था। किस अभिलेख में रुद्र दमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? जूनागढ़ अभिलेख में रुद्र दमन प्रथम की जूनागढ़ अभिलेख में सारी चीजें उपलब्ध हैं। निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? खारवेल का। खारवेल का झुकाव जैन धर्म के प्रति बहुत ज्यादा था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध महामेघवाहन वंश से भी था, चेदी वंश से भी था। इसीलिए इसमें आंसर हो जाएगा एक से अधिक। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और ये किसने कहा था इनको नेपोलियन? विलियम ए स्मिथ ने। गुप्त सम्राट जिसे हुनों को पराजित किया था किसने? स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। स्कंदगुप्त ने किसको पराजित किया था? हुनों को पराजित किया था। किस प्रकार भूमि को अपरहत कहा जाता है? बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता है। बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहा जाता है? अपरहत कहा जाता है। चीनी यात्री सुंगयुग ने भारत की यात्रा की थी 515 से 520 ईस्वी में। हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ह्वेन सांग ने। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। कलहन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी। औदंतपुर शिक्षा का केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? बिहार में। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन? तो नान्यदेव। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन है? नान्यदेव है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन? हरि सिंह। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन? हरि सिंह। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है? धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्र के समय में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से देखी गई है। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजन की गई? कश्मीर में। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति जो है आयोजन किया गया कश्मीर में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई? राजगृह राजगीर में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। कहाँ पर? जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान पर किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है? कनिष्क के शासन काल में। गौतम बुद्ध को भगवान कहा गया है, एक देवता कहा गया है, इसीलिए कनिष्क को अशोक टू भी कहा जाता है। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी? वैशाली में। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ से मिलता है? 16 महाजनपदों की सूची जो है अंगुत्तर निकाय से मिलता है। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय से मिलता है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग कौन सा है? गुप्त युग है, क्योंकि इसके स्थापना करने वाले कौन थे? कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? सैनिक की सुगमता से भर्ती के लिए। मनसबदारी प्रथा सैनिक की सुगमता से भर्ती के लिए। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। 6ठी शताब्दी। मगध की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्रा भी थी, वैशाली भी थी, गृहवज्र भी थी, लेकिन चंपा नहीं थी। चंपा अंग की राजधानी थी। प्राचीन महाजनपद में मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्रथम राजधानी पहले राजगिरी, फिर हुआ गृहवज्र, फिर हुआ राजगीर। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य वंश ने। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णन किया हुआ है? विशाख दत्त। और इसके लेखक कौन? मुद्रा राक्षस। निम्नलिखित में से मगध का राजा कौन जो सिकंदर महान के समकालीन था? घनानंद। सिकंदर महान के समकालीन था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज का था? लकड़ी का। चंद्रगुप्त का महल कैसा था? लकड़ी का बना हुआ। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? शिवाजी ने। अष्टप्रधान का गठन शिवाजी ने किया था। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, रुद्र दमन का जूनालेख अभिलेख से यह मतलब कि प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका, अफगानिस्तान था, बिहार था, कलिंग था।
अगला प्रश्न आता है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्रा में। अशोक के समय में पाटलिपुत्रा में बौद्ध सभा, बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी? प्राकृत भाषा में। इंस्क्रिप्शंस जो था वो प्राकृत भाषा में लिखा गया था। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर जाती है? खरोष्टी लिपि। अशोक का धर्म का मूल संदेश क्या था? शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, भाब्रो स्तंभ। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। अशोक अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? प्रियदर्शी के नाम से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतियां। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? विदेश नीति पर आधारित है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणी में विभाजित किया। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजित करके विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी थी? पता नहीं चला अभी तक। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, इंडिका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? वीमा कदफिसेस। किसने सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन करवाया था? वीमा कदफिसेस। कला की गांधार शैली, गांधार शैली जो है ये कब फली फूली थी? कुषाणों के समय में गांधार शैली बहुत ज्यादा फली फूली थी। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? कनिष्क ने। इसमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? कनिष्क ने। शुंग वंश के बाद किस वंश का भारत पर राज हुआ था? कण्व वंश। शुंग वंश के बाद कण्व वंश। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है? राजा खारवेल का नाम हाथी गुम्फा अभिलेख से जुड़ा हुआ है। नगरों के क्रमिक पतन किस काल में एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल में। नगरों का क्रमिक पतन किस काल में एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल में। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग माना जाता है? कल्याण भी था, भरूच भी था, कैम्ब्रो भी था, इसीलिए एक से अधिक। किस शासक वंश ने मंदिरों ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? गुप्त वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक अनुदान दान दिया था। और सातवाहन वंश ने ब्राह्मणों को सबसे अधिक भूमि दान दिया था। गुप्त युग में भूमि स्वराज की राजस्व क्या थी? उपज का 4था भाग, उपज का 6ठा भाग, इसीलिए हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। भागवत संप्रदाय का विकास किसके देन है? भागवत संप्रदाय का विकास गुप्त काल में हुआ था। इनमें से किसने सबसे पहली बार यह व्याख्यान की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट। किसने बताया था पृथ्वी अपने धुरी पर? तो आर्यभट्ट ने। कौन सा गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? इनमें से कोई नहीं। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययनरत थे? नालंदा विश्वविद्यालय में। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन सा नगर था? मथुरा। कनिबान निवासी था पाटलिपुत्रा, कनिबान निवासी था पाटलिपुत्रा का। और इस तरह से हमारा ये प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर मॉडर्न को